हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जितने भी हमारे VI के स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो भली भांति पता हो चला होगा कि अभी के जो क्लास चल रहे हैं ये सेकंड पेपर का है। ठीक है, तो मैं बार बार आप लोगों को अवगत करा चुका हूं कि मैं एकक पेपर आप लोगों को सीनियरिटी से खत्म कर रहा हूं। इसीलिए आप लोग कोई भी क्लास यानी कोई भी वीडियो को आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि ये कंटिन्यू सिलेबस बाय सिलेबस आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में बार बार आता है ऐसे टॉपिक से सवाल। आज का जो टॉपिक है कि एजुकेशनल डिवाइस, कन्वेंशनल डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो भी दिव्यांग में खासकर VI के बच्चे हैं या शिक्षक है, टीचर है, तो उन लोगों के लिए कौन कौन सी पढ़ाने के डिवाइस है, कन्वेक्शन के साधन है और टेक्नोलॉजी क्या क्या है, आज हम इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें कन्वेंशनल डिवाइस में क्या आ जाएगा हमारा, ब्रेल राइटिंग, कंप्यूटिंग आएगा, मोबिलिटी, ब्रेल राइटिंग, ब्रेल स्लेट, पॉइंट। ठीक है, देखिए ये सब ही मेन VI के निचोड़ चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि ब्रेल, स्लेट, स्टाइलस, अबेकस, टेलर फ्रेम और ओरिएंटेशन और मोबिलिटी, ये साधारणतः आपके एकदम पर इसमें आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना आपकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यांत्रिक लेखन से तात्पर्य यह है कि किस प्रक्रिया में एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम चर्चा किस किस चीज में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे ब्रेल टाइपराइटर कहते हैं। ब्रेल टाइपराइटर का आप लोग नाम सुने हैं। ब्रेल टाइपराइटर से ब्रेल लिखने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल तथा सुगम होती है। ब्रेल स्लेट से बढ़िया साधन क्या है ब्रेल लिखने का, ब्रेल टाइपराइटर। लेकिन ये जब तक आप ब्रेल स्लेट पर सही नहीं लिखोगे तब इस पर भी सही नहीं लिख पाओगे। और उससे थोड़ा इसमें आसान है, लेकिन ये कॉस्टली भी है, महंगा भी है। तो इस पर तो चर्चा छोड़िए कि कॉस्टली है कि चीप है, लेकिन ब्रेल टाइपराइटर है जो लिखने के काफी सुगम पूर्ण साधन है। ब्रेल टाइपराइटर पर एक ब्रेल चिन्ह लिखते समय उस चिन्ह के सभी बिंदुओं को एक साथ उन्हीं संख्याओं वाले बटनों को दबाना होता है। इसमें क्या करना होता है कि ब्रेल चिन्ह लिखते समय उस चिन्ह के सभी बिंदुओं को एक साथ ही उन्हीं संख्याओं वाले बटनों के साथ दबाना होता है। इससे स्लेट पर लिखते समय जो एक बार में एक ही बिंदु लिखने का श्रम लगता है, मतलब ब्रेल स्लेट में आप एक डॉट डालेंगे एक अक्षर का और फिर अगले कॉलम में डालेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही बार में एक अक्षर का डॉट पूरा हो जाता है। एक ही बार में एक ही बिंदु लिखने का श्रम लगता है। ब्रेल राइटिंग के विभिन्न भागों का वर्णन निम्नलिखित है। अब ब्रेल राइटिंग के कौन कौन से विभिन्न भाग है। पहला है ब्रेल राइटिंग के बटन। उसमें क्या होता है, बटन, पेपर फीड नॉब, ये इसके बाद पेपर रिलीज लीवर्स, कैरेज लीवर और इन्वेसिंग हब,
5 नंबर है हाशिया या मार्जिन। ठीक है, ये आपको पूछ देगा कि ब्रेल राइटिंग के विभिन्न भागों का वर्णन तो कौन कौन से हैं, ये 5 है। अब इनके बारे में एक बार देख लीजिए। कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग में मतलब कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को लगाया जाता है, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को लगाया जाता है ना। कंप्यूटर पर अंकित की गई पुस्तकों को यह मेल प्रिंटर सीधे ही एक मोटे कागज पर ब्रेल में छाप देता है। एक बार जो सूचना अथवा पठन सामग्री कंप्यूटर पर तैयार कर ली जाती है, उसकी ब्रेल प्रतियां किसी भी समय बनाई जा सकती हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी कंप्यूटर है, उसमें एक बार किसी चीज को अपलोड करके आप सेव कर देते हैं, तो कभी भी उस प्रति को आप निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी तरह ब्रेल में भी, ब्रेल कंप्यूटिंग में ऐसा होता है। आज के समय में ये प्रिंटर लगभग 200 से 800 ब्रेल अक्षर प्रति सेकंड की रफ्तार से छापते हैं। बेलू 400 ऐसा ही एक उदाहरण है। ठीक है, अब है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले ये आप लोग जानिए। मोबिलिटी मतलब है अनुस्थिति ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है, अनुस्थिति ज्ञान। मोबिलिटी से अभिप्राय है कि हम जिस स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। देखिए, अब चैप्टर लंबे लंबे हैं। अब एक एक चीज का छोटे बच्चों जैसा विखंडन करने पर बहुत समय लग जाएगा। आप लोग उतने तो अब छोटे बच्चे नहीं हैं, इसीलिए आप लोग पॉइंट दर पॉइंट समझते जाइए। जैसे कह रहा है कि मोबिलिटी से अभिप्राय है कि हम जिस स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, जहां उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। जैसे वातावरण में अपनी स्थिति का ज्ञान होना मोबिलिटी कहते हैं। विशेष अपने वातावरण का ज्ञान होना आवश्यक है तथा उसकी स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। जहां विकलांग व्यक्ति रहता है, यहां यह विकलांग व्यक्ति अपनी गतिविधियां कर सकते हैं, उन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। मोबिलिटी में टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। मोबिलिटी में क्या किया जाता है, टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, दिव्यांग, तब उसको आप मोबिलिटी कैसे कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि छड़ी लिया है, छड़ी से चलने की प्रक्रिया क्या होती है कि एक बांह यहां ऐसे रखा जाता है ताकि इसके सर से ऊपर का कोई भी चीज हो वो इसमें टच कर जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि इससे ज्यादा उठने पर सर फूट सकता है। इसके बाद आंख तो उसका खत्म है, छड़ी एक इधर एक दाएं एक आगे मारते हुए वो चलता है, क्योंकि दाएं बाएं गड्ढे का आगे का वो अपना संतुलन मिला के तब धीरे धीरे रास्ते चलता है, जिसको क्या कहते हैं, मोबिलिटी। और उसका एक डिवाइस क्या है, छड़ी है। छड़ी भी कई प्रकार की होती है, जैसे एक अपर आर्म और लोअर आर्म तकनीकी, टू डॉग तकनीकी। उसको क्या कहते हैं हम, टू डॉग तकनीकी। अब पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉकिंग कैलकुलेटर, डायरी एंड वॉचेज, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, रीडिंग मशीन, ब्रेल नोट्स टॉकिंग डिवाइस, ब्रेल एम्बोसर, मोबिलिटी डिवाइस। ठीक है, अब बात करते हैं टॉकिंग कैलकुलेटर। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से दृष्टिबाधितों को विभिन्न प्रकार की गणना करने में मदद मिलती है। इस प्रकार संख्या तथा चिन्हों को बोलने से दृष्टिबाधितों के लिए इस पर कार्य करना तथा परिणाम प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस उपकरण में एक छोटी सी चिप तथा एक छोटा सा स्पीकर लगा दिया जाता है। जैसे ही दृष्टिबाधित व्यक्ति कैलकुलेटर पर किसी बटन को दबाते हैं, तुरंत स्पीकर द्वारा उसका उच्चारण कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 टिपे तो बोलेगा 5, तो बच्चा समझेगा कि हम 5 पर उंगली रख दिए हैं। तो अब अगर 6 टपना बटन दबाना है
तो अनजा से 5 के आगे 6 आता है, 6 दबाएगा। अगर 4 दबाना है तो 5 के पीछे 4 होता है। ऐसे वो अपना मिलाकर उस पर अपना काम कर सकता है, जिससे वह कैलकुलेटर बोलने वाला कैलकुलेटर बन जाता है। कैलकुलेटर अलग अलग बटनों को दृष्टिबाधित व्यक्ति स्पर्श करके समझता है। स्पर्श चिन्ह के रूप में संख्या 5 वाले बटन पर एक बिंदु उभार दिया जाता है, जो कि गाइड का काम करता है। कुछ बोलने वाले कैलकुलेटरों में स्पीकर की ध्वनि की गति तथा तीव्रता को भी कम या ज्यादा किया जाता है। एक ऐसे ही कैलकुलेटर का चित्र नीचे दिया जा रहा है। मतलब कि आप जैसे मोबाइल है, ज्यादा आवाज कर रहा है, कम उसका साउंड कर सकते हो, उसमें भी बटन दिया जाता है। अब है डायरी। डायरी द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्ति स्पर्श माध्यम से लिखते और पढ़ते हैं। यह डायरी केवल ब्रेल में ही लिखी जाती है। ब्रेल डायरी की विशेषता है कि इससे व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार विशिष्ट उपकरण से अपेक्षित सामग्री लिख सकता है। डायरी में लिखने के लिए स्टाइलस और स्लेट की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है स्टाइलस और स्लेट। इस उपकरण का प्रयोग व्यक्तिगत लेखन के लिए ही किया जाता है। एक आदमी एक स्लेट और एक स्टाइलस का प्रयोग करता है, जिसे व्यक्तिगत तौर पर ही लिख पाता है। डायरी में ब्रेल मुद्रण का संबंध है तथा डायरी में कुछ लिखने के लिए पॉकेट फ्रेम का उपयोग अधिक किया जाता है। ठीक है। अब है वॉचेज, घड़ी। वॉचेज के द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्ति स्पर्श माध्यम से समय बता देते हैं तथा इस वॉचेज से सेकेंडरी नहीं बता सकते हैं। ठीक है। दृष्टिबाधित लोग इस टाइप की घड़ी का उपयोग करते हैं। उन लोगों को समय बताने में सुविधा अनुसार विशिष्ट उपकरण है, जो दृष्टिबाधित बच्चे समय बताने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार की वॉचेज का ऊपर का शीशा आसानी से खुल जाता है और दृष्टिबाधित व्यक्ति घंटे मिनट की सुई को स्पर्श करके समय बता देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग प्रकार की घड़ी होती है। दृष्टिबाधितों के लिए उसका शीशा ऊपर से खुल जाता है और वो स्पर्श करके आपको समय बता सकते हैं। इस वॉचेज के समय डेट को जिसके द्वारा दर्शाया होता है, जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित स्पर्श करके समय बता देते हैं। अब है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्या है डिवाइस? स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर एक वरदान के रूप में है। लिखने व पढ़ने के माध्यम के रूप में कंप्यूटर एक अत्यंत क्रांतिकारी उपकरण है। ध्वनि तथा रिकेसेबल ब्रेल के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्ति कंप्यूटर को चलाने में सक्षम होता है। घरों अथवा कार्यालय में पाए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर को दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए उपयुक्त कंप्यूटर सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। यह परिवर्तन एकमात्र सॉफ्टवेयर को प्रतिस्थापित कर किया जा सकता है, जिसे हम स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वास्तव में दो मित्र सॉफ्टवेयरों से मिलकर बनने वाली प्रणाली है। अब है इसमें रीडिंग मशीन। ठीक है। आजकल ऐसी मशीन भी उपलब्ध है जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, स्कैनर तथा ओसीआर का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को एक स्वतंत्र सम्मिलित उपकरण के रूप में बनाया गया है, जिसमें कंप्यूटर का साधारण है। इस रीडिंग मशीन में केवल 10 या 12 कुंजियां होती हैं, जिसकी सहायता से किताबें को पढ़ा जा सकता है। अतः इसका प्रयोग करने के लिए अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। रीडिंग मशीन के नाम से राबटॉन कंपनी की रेनो अथवा गैलीलियो रीडिंग मशीनें है। ये क्या है? मशीनों की नामें हैं। अब है नो टॉकिंग डिवाइस। अगला क्या हमारा डिवाइस है? नो टॉकिंग डिवाइस। डिवाइस नो टॉकिंग को सीमित क्षमताओं वाला एक छोटा सा कंप्यूटर कर सकते हैं। ठीक है। इसका आकार एक वीडियो कैसेट के जितना होता है।
इस उपकरण में एक ब्रेलर की तरह 7 कुंजियां लगी होती हैं, जिनका प्रयोग करके ब्रेल के अक्षरों को टाइप किया जाता है। अंतर केवल इतना होता है कि सीधे कागज पर टाइप होने की बजाय ये अक्षर इसी उपकरण के स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। इस पर लिखे गए अक्षरों को एक प्रिंटर के माध्यम से साधारण लिपि में छापा जा सकता है। ठीक है, ब्रेल प्रिंटर के माध्यम से इस सामग्री को ब्रेल में भी छापा जा सकता है। इस नोट टेकर में ध्वनि निकास प्रबंध होने से दृष्टिबाधित व्यक्ति इस उपकरण का संचालन करते हैं तथा इससे लिखी सामग्री को तत्काल पढ़ सकते हैं, जिससे यह उपकरण एकीकृत शिक्षा में बहुत उपयोगी हो जाता है। अब है अगला हमारा इसमें टॉपिक, क्या? वो तो आप डिवाइस के बारे में जान गए। अब है चिल्ड्रन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ चिल्ड्रन विथ VIAD। ठीक है, अब इसके बारे में मतलब दृष्टि दिव्यांगता के साथ अतिरिक्त दिव्यांगता वाले बच्चों की संकल्पना और परिभाषा। देखिए, काफी ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है कि दृष्टि दिव्यांगता के साथ अतिरिक्त, मतलब बच्चा दृष्टिबाधित है और उसके साथ उसे कोई और भी बीमारी है, तो आज उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ चिल्ड्रन विथ VIAD। ठीक है, भारत सरकार ने बहुत दिव्यांगता मतलब एक से अधिक दिव्यांगता। ठीक है, भारत सरकार ने बहुत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखा और बहुत दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को प्रोन्नत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवा मंडलों के विकास के लिए एक विशेष राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में राष्ट्रीय बहु दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान के नाम से स्थापित किया। बहु विकलांगता से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक विकलांगता का होना है। ठीक है, इस विकलांगता के कारण बच्चा तनाव या दबाव में रहता है। बहु विकलांगता अनुवांशिक भी हो सकता है, जिसका अन्य विकलांगता के कारण होते हैं। उस प्रकार बहु विकलांगता के भी कारण होते हैं। कभी कभी मानसिक मंदता वाले बच्चे 15 से 20 जिनका IQ बुद्धि लब्धि है अल्पा दृष्टिबाधित भी हो सकते हैं। इस स्थिति में मानसिक विकलांगता न कहकर बहु विकलांगता कहते हैं। मान लीजिए कि बच्चा दृष्टिबाधित भी है और उसका IQ लेवल 15 से 20 के बीच में है, तो उसे अब मानसिक मंदता नहीं कहा जाएगा, ना दृष्टिबाधित कहा जाएगा, उसे बहु विकलांगता वाले व्यक्ति कहा जाएगा। बहु विकलांगता में दृष्टिबाधिता के साथ मानसिक मंदता, श्रवण बाधिता के साथ दृष्टिबाधिता के साथ चलन विकलांगता, दृष्टिबाधिता के साथ श्रवण बाधिता एवं बौद्धिक अक्षमता। देखिए कौन कौन सी है? दृष्टिबाधिता के साथ मानसिक मंदता, श्रवण बाधिता के साथ दृष्टिबाधिता, दृष्टिबाधिता के साथ चलन विकलांगता मतलब अस्थिर, दृष्टिबाधिता के साथ श्रवण बाधिता, ये सब क्या है बहु विकलांगता में। बौद्धिक अक्षमता, दृष्टिबाधिता के प्रमस्तकीय पक्षाघात CP, सेरेब्रल पाल्सी इत्यादि। इस कारण कार्यात्मक कुशलता घटती जाती है और दैहिक जीवन कौशल, पर्यावरण, समाज और क्रिया प्रबल रूप से सीमित हो जाती है। मतलब ऐसे बहु विकलांगता वाले बच्चों के लिए जितने सब ये प्राकृतिक और भौतिक ये जीवन कौशल है, ये प्रबल रूप से सीमित मतलब कम हो जाती हैं। ठीक है, अब उदाहरण, प्रमस्तकीय पक्षाघात के कारण अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। जो बच्चा प्रमस्तकीय पक्षाघात मतलब सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है, उसके पहचान का क्या नियम है, क्या क्या उसमें समस्या दिखाई देती है? मुंह से लार टपकना, सीमित शब्दों का उच्चारण करना, कार्य करने में देरी अथवा अक्षम हो जाना,
ऐसी समस्या से संबंधित बच्चों को बहुविकलांगता नहीं जाता है। दूसरा है दृष्टि बाधित बालक तेज गति से चलने में अक्षम हो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुविकलांग है, बल्कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी द्वितीय समस्या है। किसी व्यक्ति में 2 प्रकार की विकलांगता पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की। उस स्थिति को बहुविकलांगता कहा जाता है। बहुविकलांग वाले बच्चों को अनेक समस्याएं पाई जाती है। इस प्रकार उपरोक्त स्पष्ट है कि एक से अधिक विकलांगता बहुविकलांगता कहलाती है। ठीक है, क्या है कि एक से अधिक जो प्रकार की बच्चे में विकलांगता है उसको बहुविकलांगता कहते हैं। अब है बहुविकलांगता की परिभाषा। बहुविकलांगता की परिभाषा मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में आ गया, ठीक है, तो इतना से लिख देने से नहीं होगा कि एक से अधिक विकलांग वाले व्यक्तियों को बहुविकलांग व्यक्ति कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसके देखिए विकलांग जन शिक्षा अधिनियम 1990 मतलब 1990 के फेडरल के अनुसार कुछ ऐसी क्षतियां, इसके अनुसार क्या है परिभाषा कि कुछ ऐसी क्षतियां जैसे मानसिक मंदता, चक्षुहीनता, मानसिक मंदता, अस्थि विकलांगता, दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता आदि को बहुविकलांगता से सम्मिलित किया गया है तथा शैक्षणिक स्तर में तीव्र समस्याएं बधिरता को बहुविकलांगता में सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब जो बधिर बचा है उसको बहुविकलांगता में शामिल नहीं किया गया है। अब है राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 के अनुसार, इसके अनुसार क्या परिभाषा है? एक से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को बहुदिव्यांग कहते हैं। उदाहरण के लिए मानसिक मंदता के साथ श्रवण दिव्यांगता, मानसिक मंदता के साथ दृष्टि दिव्यांगता, बधिरता इत्यादि। ठीक है, अब है अतिरिक्त दिव्यांगता के प्रकार, सामान्य कारण और लक्षण। वो तो बहुत दिव्यांगता हो गया, अब अतिरिक्त दिव्यांगता किसको कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। दिव्यांगता का वर्गीकरण। बहुत दिव्यांग व्यक्ति हेतु गतिविधियां विकसित करने हेतु बहुत दिव्यांग व्यक्ति को उनकी दिव्यांगता के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे बधिरांग, दृष्टि बाधिता संग श्रवण बाधिता, इसको क्या कहते हैं? बधिरांध। इस दिव्यांग को क्या कहते हैं? बधिरांध। इसका मतलब कि दृष्टि बाधिता प्लस श्रवण बाधिता। इसका मतलब है पूर्ण दृष्टि बाधित एवं गंभीर रूप से श्रवण बाधित, पूर्ण दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित, गंभीर रूप से श्रवण बाधित एवं अल्प दृष्टि बाधित। इसको तीनों को क्या कहेंगे? बधिरांध। ठीक है, अब है दृष्टि बाधिता एवं बौद्धिक अक्षमता। दृष्टि बाधिता एवं चलित दिव्यांगता, दृष्टि बाधिता के साथ श्रवण बाधिता या बौद्धिक अक्षमता, दृष्टि बाधिता के साथ परमस्तकीय पक्षाघात एवं बौद्धिक अक्षमता। इस प्रकार बहुत सी अन्य दिव्यांगताएं हो सकती हैं, जैसे श्रवण दिव्यांगता के साथ मानसिक विकलांगता अथवा शारीरिक दिव्यांगता, वाणी दिव्यांगता के साथ परमस्तकीय पक्षाघात। ये सब क्या इसमें आएगी? ये सब दिव्यांगता किसमें आएगी? अतिरिक्त दिव्यांगता में। इसी प्रकार बहुत सी दिव्यांगताएं भी हो सकती हैं, जैसे श्रवण दिव्यांगता के साथ मानसिक विकलांगता अथवा शारीरिक दिव्यांगता, वाणी दिव्यांगता के साथ परमस्तकीय पक्षाघात इत्यादि। अब पढ़ेंगे श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित। जब दो बीमारी एक साथ हो तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जब व्यक्ति के बाह्य वातावरण की ध्वनि सुनने में अक्षमता होने के साथ किसी वस्तु इत्यादि को समान दूरी पर स्पष्ट रूप से देखने में अक्षमता हो तो उसे श्रवण एवं दृष्टि बाधित बहुविकलांग कहते हैं। ठीक है, दूसरा है श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित। जब व्यक्ति को
बाह्य वातावरण में ध्वनि सुनने में अक्षमता होने के साथ किसी वस्तु इत्यादि को समान दूरी पर स्पष्ट रूप से देखने में अक्षमता, उसे क्या कहते हैं? श्रवण एवं दृष्टि बाधित बहुविकलांगता कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा है दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता। जब किसी व्यक्ति को सोचने, समझने, निर्णय आदि में देरी अथवा अक्षमता हो, वातावरण के ध्वनि को सुनने में अक्षमता एवं समान दूरी से किसी वस्तु की रूप को देखने में अक्षमता हो, तो उसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता से ग्रसित बहुविकलांग कहते हैं। तीसरा है दृष्टि बाधित एवं मानसिक मंदता। सीखने में अक्षम, सीखने में कमी एवं समान परिवेश में वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो, तो लिखने समान परिवेश में उसे दृष्टि बाधित एवं मानसिक मंदता बहुविकलांगता कहते हैं। ठीक है। अब है चौथा प्रमस्तकीय पक्षाघात एवं मानसिक मंदता। ये परीक्षा में क्वेश्चन बार बार आता है कि प्रमस्तकीय पक्षाघात के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है। एक बार आप लोगों को मैंने बताया था, फिर टॉपिक में आएगा तो मैं दोबारा चर्चा करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। मस्तकीय क्षति होने के साथ साथ उसके अंक लंकवाग्रस्त हो, मांसपेशियां असमान हो तथा समझने, सीखने, निर्णय लेने में अक्षम हो, कठिनाई हो, तो उसे प्रमस्तकीय पक्षाघात और मानसिक मंदता से ग्रसित बहुविकलांगता कहते हैं। अब है दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता एवं चलन विकलांगता। ठीक है। श्रवण बाधिता एवं दृष्टि बाधिता के साथ साथ जब किसी व्यक्ति को चोट अथवा दुर्घटना के कारण शारीरिक विकलांगता हो जाती है, तो उसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं चलन विकलांगता से ग्रसित बहुविकलांग कहते हैं। इसी प्रकार मानसिक मंदता के साथ साथ यदि उसे शारीरिक समस्या होती है जिसके कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो, तो उसे मानसिक एवं शारीरिक बहुविकलांग कहते हैं। अब है सिंड्रोम्स ऑफ एडिशनल डिसेबिलिटी। बहुविकलांगता के लक्षण क्या है? विभिन्न प्रकार की विकलांगता से जुड़े बहुविकलांग को निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि बहुविकलांगता के क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है। अब देखिए, पहला है बहुविकलांगता में बच्चों की शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, जैसे गर्दन नियंत्रण, बैठना, घुटने के बल चलना आदि। दूसरा है स्वच्छ नियंत्रण का अभाव होता है। तीसरा है कुछ बच्चों को निगलने, चबाने, हाथ के उपयोग आदि कौशल में अक्षमता होती है। 4 नंबर है वे आसानी से देखने, सुनने, स्पर्श, गंध और स्वाद आदि नहीं समझते हैं। 5 नंबर है वे स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं, विचारों एवं आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर है वे उन नए कौशलों को नहीं सीख पाते जिसे वे दूसरों को करते हुए देखते हैं। 7 नंबर है वे सीखने में धीमे अथवा अक्षम होते हैं। 8 नंबर है कुछ बहुविकलांग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे सामान फेंकना, स्वयं को चोट पहुंचाना, दूसरों को चोट पहुंचाना आदि। 9 नंबर है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी घटना को बहुत ही अल्प समय तक याद रख पाते हैं। 10 नंबर है उनके भावनात्मक लगाव का अभाव होता है। उनमें क्या होता है? आपसी लगाव का अभाव होता है। 11 नंबर है कार्य से के छोटे से छोटे चरणों को सीखने में अधिक समय लेते हैं तथा जल्दी भूल जाते हैं। 12 नंबर है 2 साथ साथ अक्षमता होने से बहुविकलांग बच्चे संप्रेषण कौशल एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब पढ़ने लिखने में उन्हें सीखने एवं जीने के लिए अधिक मदद की आवश्यकता होती है। 14 नंबर है 14 नंबर इनमें देखने, सीखने एवं पढ़ने लिखने की
समस्या होती है। ठीक है, बहुत दिव्यांगता के कारण क्या क्या है, ये तो लक्षण हो गया। और बहुत दिव्यांगता के कारण क्या क्या है, जैसे जन्म से पहले मां को मधुमेह, थायराइड में वृद्धि, हाइपरटेंशन एवं फेफड़ों संबंधित बीमारियां होना। ठीक है, मां को रूबेला, टाइफाइड, खसरा, छोटी चेचक आदि। गर्भावस्था में कुपोषण, गर्भावस्था में अत्यधिक दवाइयों का सेवन, RH फैक्टर इनकम्प्लीटी, गर्भवती मां का अत्यंत तनावग्रस्त होना या दुर्घटना का शिकार होना। इसके बाद है क्रोमोसोमस तथा अनुवांशिक विकृति होना, माता और पिता के क्रोमोसोम का पॉजिटिव एवं निगेटिव होना। ठीक है, इसके बाद है प्रोटीन सेल में रक्त का कम होना, पीएच फैक्टर नेगेटिव। देखिए ये सब क्या है कि होने के क्या कारण है, बहुत दिव्यांगता होने के क्या कारण है, वो लक्षण, ये कारण है। ये परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आया है। ठीक है, इसके बाद है प्रोटीन सेल में रक्त का अधिक होना, पीएच फैक्टर नेगेटिव। सेकेंड है जन्म के समय से पूर्व प्रसव, मतलब समय से पहले बच्चा का पैदा हो जाना, प्रसव समस्या का लंबा चलना, गर्भ में बच्चे की सही स्थिति का ना होना, जन्म के समय बच्चे के गले की चारों तरफ नाल का लिपटना, जन्म के बाद बच्चे का देर से रोना, जन्म के समय बच्चे का कम वजन होना, प्रसव के दौरान डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली स्पेस से बच्चे के सिर में क्षति पहुंचना। ठीक है, जन्म के बाद की क्या क्या घटना है, बच्चे को मेनिंजाइटिस या इन्फेसोलाइटिस प्रकार के बुखार संक्रमण, बच्चे के मस्तिष्क की आंतरिक सतहों से रक्तचाप का साथ, मस्तिष्क में अत्यधिक द्रव्य का होना, गंभीर कुपोषण, जन्म के पश्चात बच्चों को पीलिया इत्यादि होना, दुर्घटनाएं आदि। ये सब क्या है, बहुत दिव्यांगता के लक्षण है। ठीक है, तो देखिए आज का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे टॉपिक को, जिसको मैं बोल रहा हूं कि काफी परीक्षा में आने वाला टॉपिक, उसको मिस मत करिए। ठीक है, अब है जो जितना अब मैं पढ़ाया हूं, इसमें से क्या कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयोग की जाती है? ये तो साधारण बात है, आप लोग भली बात जानते हैं। ए है श्रवण बाधित, बी दृष्टिहीन, सी मानसिक विकलांग, डी शारीरिक विकलांग। तो इसमें कौन सही आंसर होगा? ऑप्शन बी दृष्टिहीन। दृष्टिहीन के लिए क्या होता है? ब्रेल का प्रयोग किया जाता है। अब है ब्रेल लिपि किस प्रकार की होती है? ब्रेल लिपि किस प्रकार की होती है? ए है ध्वन्यात्मक लिपि, बी चित्रात्मक लिपि, सी स्पर्श आधारित लिपि, डी दृश्य आधारित लिपि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्पर्श आधारित लिपि। मतलब स्पर्श आधारित लिपि क्या है? ब्रेल लिपि है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेल में कितने बिंदुओं का प्रयोग होता है? ये भी आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि ब्रेल में 6 बिंदु होते हैं। मतलब ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 6। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटिंग में स्क्रीन रीडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए दृष्टिहीन लोगों के लिए, बी श्रवण बाधित लोगों के लिए, सी मानसिक विकलांग लोगों के लिए, डी शारीरिक विकलांग लोगों के लिए। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दृष्टिहीन लोगों के लिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिहीनों के लिए सहायक होता है? ए है व्हाइट कैन मतलब सफेद छड़ी, बी हियरिंग एड, सी व्हील चेयर, डी ऑर्थोपेडिक शूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए व्हाइट कैन यानी सफेद छड़ी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, जावा सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है दृष्टिहीन व्यक्ति, बी श्रवण बाधित व्यक्ति, सी मानसिक विकलांग व्यक्ति, डी शारीरिक विकलांग व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दृष्टिहीन व्यक्ति। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7, गतिशीलता प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? मोबिलिटी ट्रेनिंग का। ए है दृष्टिहीन व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से चलना सिखाना, बी है श्रवण बाधित व्यक्तियों को संवाद करना सिखाना, सी मानसिक विकलांग व्यक्तियों को निर्णय लेने में मदद करना, कि डी शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए स्पीच थेरेपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दृष्टिहीन व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से चलना सिखाना क्या कहलाता है? मोबिलिटी कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दृष्टिहीनता के प्रमुख कारणों में से कौन सा है? ए है गर्भकालीन संक्रमण, बी चोट, सी जन्मजात ग्लूकोमा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मतलब ब्लाइंडनेस के मुख्य कारण में गर्भकालीन संक्रमण भी है, चोट भी है, जन्मजात ग्लूकोमा भी है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, श्रवण बाधिता का प्रमुख कारण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है गर्भ में संक्रमण, बी अत्यधिक ध्वनि में रहना, सी आनुवंशिकता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मतलब गर्भ में संक्रमण, अत्यधिक ध्वनि में रहना और आनुवंशिकता, ये तीनों क्या है? श्रवण बाधिता के प्रमुख कारण हैं। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10, किस उपकरण का उपयोग श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए किया जाता है? ए है ब्रेल बोर्ड, बी हियरिंग एड, सी व्हाइट कैन, डी स्पीच सॉफ्टवेयर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हियरिंग एड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मानसिक विकलांगता के सामान्य कारणों में से एक है, कौन सा है? ए आनुवंशिक दोष, बी पोषण की कमी, सी गर्भकालीन संक्रमण, डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर 11 का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की विकलांगता से संबंधित है? ए दृष्टि विकलांगता, बी श्रवण विकलांगता, सी मानसिक विकलांगता, डी शारीरिक विकलांगता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मानसिक विकलांगता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेल लेखन के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग होता है? ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। ए है टाइपराइटर, बी पेंसिल और पेपर, सी स्लेट और स्टाइलस, डी हियरिंग एड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्लेट और स्टाइलस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर सवाल है, कंप्यूटर के उपयोग में सहायक तकनीकी का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर के उपयोग में सहायक तकनीकी का कौन सा उदाहरण है? ए है व्हाइट पेन, बी ब्रेल प्रिंटर, सी हियरिंग एड, डी स्पीच थेरेपी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेल प्रिंटर।
अब है क्वेश्चन नंबर 15। दृष्टिहीन बच्चों के लिए उपयोग कंप्यूटर तकनीक कौन सी है? ए है स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, बी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, सी ऑगमेंटेड रियलिटी, डी 3D प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। गतिशीलता के लिए प्रशिक्षण में कौन सी तकनीक शामिल होती है? ए है ऑडिटरी सिग्नल, बी सफेद छड़ी का उपयोग, सी स्पीच थेरेपी, डी कंप्यूटर शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। गतिशीलता में किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब चलने फिरने में? ऑप्शन बी सफेद छड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD का संबंध किससे है? ए है शारीरिक विकलांगता, बी मानसिक विकास की समस्याएं, सी दृष्टि विकलांगता, डी श्रवण विकलांगता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मानसिक विकास की समस्याएं हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। किस विकलांगता के कारण व्यक्ति को वस्तुओं को देख पाने में कठिनाई होती है? ए दृष्टिहीनता, बी श्रवण बाधिता, सी शारीरिक विकलांगता, डी मानसिक विकलांगता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दृष्टिहीनता। अब है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाइट पेन का प्रयोग किसके लिए होता है? ए है श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए, बी मानसिक विकलांग व्यक्ति, सी दृष्टिहीन व्यक्ति, डी शारीरिक विकलांग व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दृष्टिहीन व्यक्ति। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये भी आप लोग जानते होंगे। ए लुई ब्रेल, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी थॉमस एडिसन, डी जॉन डेविसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लुई ब्रेल। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, क्लास है, यहीं पर समाप्त होता है। फिर मैं अगले क्लास में नेक्स्ट दिन आप लोगों के एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन कम से कम आप लोग ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप लोग भली भांति उपयोग कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। फिर मैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।